everyone, welcome to Wings IAS once again. As you know, हम लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हैं एंड उन लेक्चर सीरीज में हम लोग इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को कवर करके चल रहे हैं. इकोनॉमिक्स में हमने 3-4 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड सेम केस विद द स्टैटिस्टिक्स, जिसमें अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी डेटा, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या हैं, वो हमारा एक प्रॉपर यूनिट 1 था. अब उस यूनिट 1 को कंप्लीट करने के बाद वी आर कमिंग अप विद द सेकेंड यूनिट, जो कि है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पोजन. ये यूनिट थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट ये इजी है. लाइक इसमें अगर मैं बात करूँ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 पार्ट हैं, मीन, मीडियन, मोड. पहले हम लोग उसको कवर करेंगे. वंस वी आर डन विद दैट मीन, मीडियन, मोड, हम लोग आएंगे डिस्पोजन वाले पार्ट पे. ठीक है. सो सबसे पहले यूनिट सेकेंड में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट एग्जैक्टली द सेंट्रल टेंडेंसी इज. उसके बाद हम लोग मीन, मीडियन, मोड के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, और मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी सो दैट आफ्टर अटेंडिंग दिस क्लास आप लोग उन क्वेश्चंस को खुद भी प्रैक्टिस एक बार करें सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर व्यू अबाउट द क्वेश्चंस. ओके. नाउ व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की. फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. स्टैटिस्टिक्स एक हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसको हम लोग यूज़ करके एक प्रॉपर कंपैरिजन, एनालिसिस और एक इंटरप्रिटेशन क्रिएट करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर फील्ड. अगर मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ तो उस कंपनी में मेरा काम होगा कि पिछले 3-4 ईयर्स की सेल्स का डेटा रिकॉर्ड करूँ एंड उन डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद मैं एक प्रॉपर एनालिसिस क्रिएट कर पाऊँ कि मेरी कितनी ग्रोथ हो रही है, मैं ग्रो कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन. ओके. हम लोगों ने बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में. स्टैटिस्टिक्स लाइक फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स इज योर कलेक्शन ऑफ डेटा. And why we collect the data? The main aim of collecting a data so that we can make a comparison out of it, or we can analyze our growth, or we can use that data for expansion purpose also, or we can use that data for making policies and strategies. ठीक है. अगर मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं, स्ट्रैटेजीज होता है लाइक अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास में है, 12th क्लास में हमारे 3-4 प्री बोर्ड्स होते हैं. अब मेरे को पता है मेरे प्री बोर्ड 1 में मार्क्स आ रहे हैं 80%, प्री बोर्ड सेकेंड में मेरे मार्क्स है 85%, देन प्री बोर्ड थर्ड में मेरे मार्क्स आ रहे हैं अगेन 80, एंड प्री बोर्ड 4 में इट रीचेस टू 75%. सो नाउ मेरे पास क्या है, एक प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डेटा है अपने 4 प्री बोर्ड्स का. अब इस प्री बोर्ड को देख के मुझे पता चला कि फर्स्ट प्री बोर्ड और सेकेंड प्री बोर्ड में मैंने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट की है बाय 5%, बट इन द थर्ड प्री बोर्ड मेरी परसेंटेज 5% से डिक्लाइन करगी एंड अगेन 5% से डिक्लाइन करगी. नाउ उस स्टूडेंट को एक स्ट्रैटेजीज बनाने की नीड होगी और एक रोड मैप बनाने की नीड होगी कि मैं आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में कैसे जो है परसेंटेज 90+ सिक्योर कर पाऊँ. एंड ये 90+ सिक्योर करने के लिए जो उसको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, ये स्ट्रैटेजी उसकी पॉसिबल कब होगी, व्हेन दैट स्टूडेंट इज हैविंग दैट सेट ऑफ डेटा, कि जब उसके पास पिछले 4 प्री बोर्ड्स का डेटा अवेलेबल है, देन ओनली उसने क्या किया, एक प्रॉपर एनालाइज किया अपनी ग्रोथ के बारे में कि मेरी परफॉर्मेंस में कितनी ग्रोथ हो रही है, सो दैट आई कैन मेक अ स्ट्रैटेजीज टू अचीव माई गोल फर्दर इन द फ्यूचर, और मुझे उस मार्क्स को एक्सपैंड कैसे करना है. एंड वी कैन डन कंपैरिजन हियर.
हम लोगों ने कंपैरिजन क्रिएट किया, देन हम लोगों ने एनालाइज किया कि ये जो मार्क्स कम हो रहे हैं व्हाट आर द मेन रीज़न कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। देन मैंने उस चीज़ के रिलेटेड एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज बना के चली, दैट्स कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। नाउ अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुआ, सेंट्रल टेंडेंसी in statistics. We know statistics is your collection of data, center is your mid value, or we can say a one value. So central statistics, central tendency in statistics means जो हमारे पास collection of data available है उसमें से एक ऐसी वैल्यू को चूज करना जो पूरे डेटा को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। लाइक मेरे पास 100 नंबर्स अवेलेबल हैं, आई हैव टू चूज दैट वन पर्टिकुलर नंबर, जो ऐसा नंबर जो पूरे 100 नंबर्स को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। लाइक इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं एंड हर स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं, बट ऑन एन एवरेज हम लोगों को एक ऐसा नंबर चूज करना है जो रिप्रेजेंट कर पाए कि क्लास के ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं ऑन एन एवरेज, एवरी स्टूडेंट कितने मार्क्स सिक्योर कर रहा है ऑन एन एवरेज, दैट्स कॉल्ड योर सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट योर होल कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, एक बार डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। ओके, central tendency are the value that are used to represent the mid value or the central value of a large numerical data. These obtained numerical values are called central or average value. वही मैंने बोला सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा में से एक ऐसा नंबर चूज करना जो पूरे डेटा को मेरे रिप्रेजेंट करके चले। Such a value is of great significance because it depicts the whole nature of the entire data which is very difficult to observe. सेम मैंने बोला हमारे पास 30 स्टूडेंट्स की क्लास है एंड एवरी स्टूडेंट इज हैविंग अ डिफरेंट स्कोर। ठीक है, सो उस स्कोर में से हम लोगों को एक ऐसा नंबर चूज करना है जो पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि हम लोग पूरी क्लास के स्टूडेंट को एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ ह्यूज नंबर 30। सो हम लोगों ने एक वन वैल्यू चूज कर ली, जो वन वैल्यू है वो पूरे 30 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स हर स्टूडेंट ऑब्टेन कर रहा है। सो दैट ऐसा नंबर चूज करो जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर ले। लाइक हम लोग बोलते हैं हम लोगों ने नेशनल इनकम का डेटा कलेक्ट किया, नेशनल इनकम का डेटा कलेक्ट किया, बट हम उसके बाद पर कैपिटा इनकम लेके आते हैं। सी हम लोग हम लोगों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया एंड इस कैलकुलेशन के बाद हम लोग लेके आए पर कैपिटा इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, लाइक अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में वी आर हैविंग 140 करोड़ पीपल्स, हर एक बंदे की इनकम को कैलकुलेट किया, बट हम लोगों को इस पूरे डेटा को कैलकुलेट करने के बाद इस डेटा को मेमोराइज करना इट्स अ ह्यूज टास्क। सो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा नंबर निकाल लिया, एक ऐसा नंबर निकाला जो हर एक
पर्सन की इनकम को रिप्रेजेंट करे. That's called per capita income. National income is the income of whole India, and the per capita income मतलब on an average पर पर्सन कितनी इनकम अर्न कर रहा है. दैट्स कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. सो इसका मतलब जब हम लोगों ने नेशनल इनकम के डेटा को कलेक्ट किया, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद वी हैव टू चूज वन पर्टिकुलर नंबर जिससे कि हम लोग पूरे नेशन के पर्सन्स की इनकम को रिप्रेजेंट कर सके, सो दैट इट कैन बिकम योर पर कैपिटा इनकम. सो हमारे पास नेशनल इनकम क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड उस कलेक्शन ऑफ डेटा में से जब हम लोगों ने वन वैल्यू को, वन नंबर को चूज किया, दैट्स कॉल्ड योर सेंट्रल टेंडेंसी, एंड दैट सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट कर रही है हर पर्सन की इनकम को इंडिया में. सो दैट्स कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. आई होप विद दिस एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी. See, measure of central tendency is by mean, median and mode. There is a graph, and what is mean? Mean is the term used for the arithmetic mean. इससे पहले हम लोगों को एक बार advantages देख लेनी चाहिए central tendencies की. Okay, central tendency की हमारे पास advantages क्या हैं? Central tendency की advantages. Okay, the first one is brief description. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कैसे? जैसे मैंने बोला, हम लोगों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना मतलब हर एक पर्सन की इनकम को कैलकुलेट करना. ये हमारे पास क्या आ गया, एक कलेक्शन ऑफ डेटा आ गया. इट्स बिकम योर कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, दिस इज योर कलेक्शन ऑफ डेटा. अब इस कलेक्शन ऑफ डेटा में से हम लोग एक ऐसी इनकम को चूज करेंगे जो कि हमें बता सके कि ऑन एन एवरेज हर पर्सन कितनी इनकम अर्न कर रहा है. सो मतलब वी हैव टू चूज द वन वैल्यू दैट इज कॉल्ड योर सेंट्रल वैल्यू, जो कि रिप्रेजेंट करे, सेंट्रल वैल्यू दैट विल रिप्रेजेंट the whole population. और क्या निकल के आएगी हमारी, वो निकल के आएगी हमारी पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम होती है ऑन एन एवरेज हर पर्सन इंडिया में कितनी इनकम अर्न कर रहा है, दैट्स कॉल्ड योर पर कैपिटा इनकम. सो इट्स कॉल्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. क्यों? हमारे पास एक ह्यूज सेट ऑफ डेटा अवेलेबल था, बट उसमें से हम लोगों ने एक ऐसी वैल्यू चूज की जो पूरे सेट ऑफ डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. सो क्या किया उसने, ब्रीफली पूरे डेटा को क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया इन द सिंपल वे. अदरवाइज अगर हम लोग ये पूरे डेटा को एनालाइज करने बैठते, प्रॉपर बार बार एनालाइज करते, इट्स बिकम अ टाइम कंज्यूमिंग कॉस्ट, एंड कॉस्ट भी उसमें लगेगी. बट जब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वैल्यू ही उस पूरे डेटा में से चूज करके निकाल ली, तो वो क्या होगी, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगी इस पूरे डेटा की. सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. सेकेंड इज योर कंपैरिजन. Second is your comparison. Second, comparison. कंपैरिजन कैसे होगा, हम लोग हर ईयर क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब हमारे पास पिछले 5 इयर्स की हर वैल्यू अवेलेबल है, लाइक हम लोग अकाउंट्स में बनाते हैं income statement. And what is income statement? Income statement is the statement that show the profit and loss of a
कंपनी। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, एक सेट ऑफ डेटा अवेलेबल था जिसमें हमारे पास कुछ इनकम्स भी अवेलेबल थी एंड कुछ एक्सपेंसेस भी अवेलेबल थे। हमने उन इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके एक प्रॉपर वैल्यू निकाली, दैट इज या तो प्रॉफिट निकल के आया होगा या तो लॉस निकल के आया होगा। मतलब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा पड़ा था, किसका, इनकम और एक्सपेंसेस का। इस इनकम और एक्सपेंसेस को हम लोगों ने प्रॉपरली कैलकुलेट करने के बाद उसमें से एक वैल्यू निकाली, दैट्स कॉल्ड योर प्रॉफिट या तो लॉस। अब मेरे को पता है पिछले 2020 से लेके 2023 तक मेरे पास हर ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अवेलेबल है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस के डेटा को देख के मैं कंपैरिजन क्रिएट कर सकती हूँ कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दैट लॉस, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो व्हाट आर द मेन कॉज कि मेरा प्रॉफिट राइज कर रहा है। एंड इन फ्यूचर मेरे को क्या न्यू स्टेप्स या क्या न्यू आइडियाज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ ओनली बी एबल टू डन जब मेरे पास क्या होगा, एक प्रॉपर सेट ऑफ डेटा अवेलेबल होगा ब्रीफ में, सो दैट आई कैन मेक अ कंपैरिजन विद दैट पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, अब आ रहा है थर्ड पॉइंट कि इट हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। थर्ड एडवांटेज है कि लाइक इट हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। थर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। एंड दिस फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज कैसे पॉसिबल होगी, तभी पॉसिबल होगा जब मैंने बोला कि मेरे पास 2020 से लेके 2023 तक जो है हर ईयर का प्रॉफिट और लॉस अवेलेबल है। अब मैं बोलती हूँ मुझे 2020 में हुआ प्रॉफिट, बट आफ्टर दैट 2021 में भी मुझे प्रॉफिट हुआ, देन 2023 में आके मुझे लॉस सॉरी 2 में आके लॉस होना शुरू हो गया एंड 2023 में भी मुझे लॉस हुआ। सो आई कैन मेक अ कंपैरिजन कि मुझे 2 साल तो प्रॉफिट हुआ बट आफ्टर दैट मुझे लॉस हो रहा है। ये कंपैरिजन क्रिएट किया। आफ्टर मेकिंग अ कंपैरिजन मैं एनालाइज करूँगी अपने डेटा को कि ये जो लॉस हुआ मुझे 2 साल कॉन्टीन्यूटी में, इसके पीछे रीजंस क्या थे। जब मैंने रीजंस आइडेंटिफाई किए इस लॉस के, मैंने जब रीज़न आइडेंटिफाई किए इस लॉस के, देन आई एबल टू मेक प्रॉपर पॉलिसीज़ कि मैं इस लॉस को जो है वो कन्वर्ट कैसे कर सकूं अपने प्रॉफिट में, सो दैट आई कैन मेक अ ग्रोथ इन द मार्केट। और जब मेरे को ग्रोथ हो जाएगी देन ओनली आई एम एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। सो प्रॉफिट, द फोर मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। वंस इज डन विद द प्रॉफिट, वो क्या करना शुरू कर देता है, अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। एंड जैसे ही ग्रोथ होती है ही मूव ऑन टू देयर सर्वाइवल इन द मार्केट। एंड सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड you are having a good growth in the market. And this is possible only when you are providing good quality goods and services to your customer. And this comparison is done only when you are having a collection of data. ठीक है, and the fourth one is analysis and one value for all. Fourth one is it help in the analysis of data, and the fifth one is one value for all. One value for all in the sense central
टेंडेंसी क्या है कि कलेक्शन ऑफ डेटा में से हम लोग एक वैल्यू को चूज करते हैं जो इस पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. सो सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प अस टू गेट अ वन वैल्यू ऑफ ऑल द सेट ऑफ डेटास विच इज अवेलेबल विद अस. ओके, देन एनालिसिस करना. एनालिसिस होता है उस पूरे डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करना कि हमारे पास ग्रोथ हो रही है या हम लोग लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. हम लोग हर साल नहीं, हर 10 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंसस कंडक्ट करते हैं. एंड द मेन पर्पस इज टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द मार्केट. पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है. सो ये सेंसस क्या करता है, एक पर्टिकुलर हम लोगों ने सेंसस क्या किया, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट किया. दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ डेटा. एंड उस ह्यूज नंबर ऑफ डेटा से हम लोग एक वैल्यू निकाल के आते हैं कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है. एंड हर 10 साल के बाद ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. दिस कैन बी डन ओनली व्हेन वी प्रॉपर एनालाइज दैट सेट ऑफ डेटा, ठीक है. सेम केस इज विद योर लिटरेसी रेट. हम लोग लिटरेसी रेट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और हर डेटा के बाद हमारे पास क्या होगा, हर ईयर का सेट ऑफ डेटा अवेलेबल होगा. एंड इस सेट ऑफ डेटा से हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं विद टाइम हमारा लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो एनालिसिस होता है प्रॉपर उस रिपोर्ट को, उस डेटा को स्टडी करना और उसमें से एक प्रॉपर कंक्लूजन निकालना. दैट is called your analysis. So ये था सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल टेंडेंसी की एडवांटेजेस. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पार्ट हैं, मीन, मीडियन एंड मोड की. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीन की. मीन इज सिमिलर टू योर एवरेज. जैसे हम लोग मैथ्स में एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं वैसे ही इकोनॉमिक्स में हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं. मीन इन द सेंस ऑन एन एवरेज, अगर मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा पड़ा है उसको कैलकुलेट करने के बाद एक ऐसी वैल्यू रिप्रेजेंट करना जो हम एक ऑन एन एवरेज फिगर दे पाए कि इस पूरे डेटा में से क्या हमें इंटरप्रिटेशन मिल रही है. लाइक मैं बोलती हूँ वी आर हैविंग फर्स्ट. हम लोग फर्स्ट करेंगे जिसमें ओके, फर्स्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन एन अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा जो रैंडमली हम लोगों को डेटा दिया गया है. लाइक मैं यहाँ से लेती हूँ, मेरे पास है नंबर ऑफ मैचेस ये दिए गए हैं मेरे को. देयर इज 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, ठीक है. हम लोगों को मीन कैलकुलेट करना है एंड मीन इज लाइक योर एवरेज, जैसे हम लोग मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ मीन इन एन अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा की जो डेटा जो है वो रैंडमली दिया गया है. उस केस में मीन को अगर हम लोगों को निकालना है, इस मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n. x बार मतलब मीन, समीशन ऑफ x मतलब समीशन ऑफ x is your sum of the data and n is your number of items. Okay, let's see. अब मुझे यहाँ पे निकालना है x बार विच इज योर मीन, और मीन का फॉर्मूला समीशन ऑफ x अपॉन
n, and this summation of x equals to sum of all the data. That's mean मेरे पास क्या क्या है, 5 plus 6 plus 7 plus 8 and plus 9. ये आ गया summation of x and n is your number of items. कितने हैं, 1 2 3 4 5. So number of item is your 5. अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 9 and 8 17, 17 and 7 24, 24 plus 6 30, 30 plus 5 35, 35 upon 5 which is your 5 ones are 7 are. So x बार मतलब मीन क्या आ गया तुम्हारा, 7. सो मीन मतलब हम लोगों ने देखा कि इस एवरेजेस में से नंबर ऑफ मतलब ऑन एन एवरेज कितने हुए हैं, 7. सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं फॉर द प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे अनग्रुप्ड डेटा में. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास पॉकेट अलायंस. ओके, एक्स दिया गया है मेरे पास, आई एम हैविंग अ पॉकेट अलायंस. ठीक है, ये कितनी अवेलेबल है मेरे पास, 15 20 30. पॉकेट अलाउंसेस ये है 15 20 30, 22 25 18, 22 25 18, 40 50 55, 40 50 55 एंड देन 65. ठीक है, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, मीन, एंड दिस इज मीन कैलकुलेट करना है. एंड ये क्या है, अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा द डेटा विच इज़ नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, और एक रेंडमली डेटा दे दिया गया है. इसमें मेरे को मीन कैलकुलेट करना है, एंड मीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स बार से, विच इज़ इक्वल्स टू योर समीशन ऑफ एक्स अपॉन n, and this summation of x is your sum of all the numbers, and n is your number of items. Okay, so x summation of x कितना आ रहा है, 340. मतलब इन सभी को ऐड ऑन करके मेरे पास कितना आ रहा है, सबको ऐड ऑन करो और इसको ऐड ऑन करके मेरे पास आ रहा है 340. सो समीशन ऑफ x इज योर 340, n इज योर नंबर ऑफ आइटम्स, और ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो नंबर ऑफ आइटम्स इज योर 10. दिस जीरो कैंसल आउट. सो मीन कितना आ गया मेरे पास, 34. सो दिस इज अ मीन जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन द अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है, सो आई होप ये कैलकुलेशन ऑफ मीन इन अनग्रुप्ड डेटा तुम लोगों को क्लियर होगा. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड, इन विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ मीन इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड जिसमें हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन से.
अनग्रुप डेटा में पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड जो हम लोगों ने कर लिया। अब अनग्रुप डेटा में हम लोग मेथड करेंगे द अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे करना है वो देखते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज calculation of mean ungrouped डेटा में बट assumed mean मेथड से। assumed mean मेथड में हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे x बार इज इक्वल्स टू योर a प्लस समीशन ऑफ डेविएशन अपॉन n। ओके, अब इसका मतलब क्या है ये हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं अगेन पॉकेट अलाउंसेस। वी आर हैविंग अ पॉकेट अलाउंसेस ओके। पॉकेट अलाउंसेस मुझे दिए गए हैं 15, 20, 30, 15, 20, 30, 22, 25, 22, 25 and then 18 and then 40। ओके, ये मेरे पास दिए गए हैं पॉकेट अलाउंसेस। अब मैं इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करूँगी। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ इट विल बिकम्स योर 15, 20, 22, 25 ओके। लेट्स सी, पॉकेट अलाउंसेस दिए गए हैं, पॉकेट अलाउंसेस दिए गए हैं। वी आर हैविंग ओके 15, 20, 30, 15, 20, 30, then 22, 25, 18, 22, 25, 18 and then 40। ओके, ये मेरे पास एक प्रॉपर सेट ऑफ डेटा दिया गया है। सबसे पहले मेरा काम होगा इसको रीअरेंज करना इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसी डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना। मैं इंक्रीजिंग में करती हूँ, सबसे छोटा 15, आफ्टर दैट 18, आफ्टर दैट 20, आफ्टर दैट 22, उसके बाद 25 and then 30 and then 40। ओके, ये मेरा डेटा, ये अनग्रुप्ड डेटा था, इसको मैंने इंक्रीजिंग डेटा में, इंक्रीजिंग फॉर्म में रीअरेंज कर लिया। नाउ द फर्स्ट इज मेरे को क्या निकालना है ए, एंड व्हाट इज ए हियर? ए हियर इज इक्वल्स टू योर assumed नंबर। ठीक है, and A is your assumed number
and the same n is your total numbers, and deviation is equals to your x minus a. Deviation is your x minus a. ओके, इस फॉर्मूला में क्या है, a, d and n. a is your assumed number, d is your x minus a and n is your total number. assumed number मतलब ये जो मेरे को एक प्रॉपर डेटा दिया गया है, इसमें से मुझे क्या लेनी है, एक सेंट्रल वैल्यू को चूज कर लेना है. सेंट्रल वैल्यू चूज किया एंड ये डेटा क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x से. देन assumed number मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 22. The next step is to calculate d. एंड ये d कैसे कैलकुलेट करूँगी मैं, d को कैलकुलेट करने का तरीका है x माइनस a. ओके, फर्स्ट नंबर x 15, a कितना है 22, तो ये कितना आ गया -7. सेकेंड x कितना है 18, x कितना है 18, a कितना है 22, which is your minus -4. Same, 20 minus 22, it's become -2. Now 22 minus 22 is equals to your 0. 25 minus 22 is equals to your 3. 30 minus 22 is equals to your 8 and 40 minus 22 ये आ गया 18. सो a क्या लिया हम लोगों ने, a लिया जो x की वैल्यू हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज की, उसमें से एक मिड वैल्यू हम लोगों ने चूज कर ली और उसको हम लोगों ने क्या ले लिया, a ले लिया. नाउ d कैसे कैलकुलेट किया, x माइनस a करके. ये x है और a क्या है हमारे पास 22. सो x और a क्या है 22, इनको माइनस करते जाओ तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई. एंड n क्या है, टोटल नंबर्स. टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7. सो टोटल नंबर्स इज योर 7. नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है प्रॉपर फॉर्मूलाज में. ठीक, ए क्या आ गया, ओके, एक्स बार ए क्या लिया है हम लोगों ने यहाँ से 22. सो यहाँ ले लेंगे हम लोग 22 प्लस डी. ये हम लोगों ने d कैलकुलेट किया. अब इस d को अगर हम लोग ऐड करें तो ये कितना आ रहा है, 18 प्लस 8 प्लस 3, इट्स 29. इन तीनों को ऐड करके आया 29. ये है नेगेटिव नंबर्स, 7 प्लस 4 प्लस 2, इट्स 13. सो -13 विच इज़ योर 29 माइनस 13 16. सो d कितना आ गया मेरे पास 16 और n कितना है मेरे पास 7. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ यहाँ. 22 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 7, इट्स 2.2 विच इज़ योर 24.2. सो ये था हमारे पास assumed mean method in the ungrouped data which is your equals to a plus d upon n. a is the assumed number. जो भी सेट ऑफ डेटा होगा उसको सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है. मैंने सबसे पहले रीअरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में. देन मैंने उसमें से एक सेंट्रल वैल्यू चूज कर ली विच इज़ योर 22. सो अज्यूम्ड नंबर कितना आ गया मेरा 22. नाउ इट्स टर्न टू कैलकुलेट d. एंड ये d कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस a. वी नो a क्या है 22
x क्या है, ये सारे नंबर्स. सो x 15 माइनस 22 माइनस 7, 18 माइनस 22 माइनस 4, ऐसे करके ये नंबर कैलकुलेट कर लिए. नाउ इट्स टर्न टू ऐड ऑल दीज नंबर्स. इन तीनों को ऐड किया तो 29 आया क्योंकि ये प्लस में है. आफ्टर दैट ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, माइनस करके आया 16. तो मैंने यहाँ 16 वैल्यू पुट कर दी. टोटल नंबर इज योर 7. 16 डिवाइडेड बाय 7 इज योर 2.2. 22 प्लस 2.2 इज योर 24.2. ओके, सो ये था हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड. अब हम लोग करते हैं इसको फ्रिक्वेंसी वाले टेबल्स में, जहाँ पे अब हमें फ्रिक्वेंसी दी गई होगी. नाउ calculation of mean in grouped data. ओके, और सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना डायरेक्ट मेथड. और डायरेक्ट मेथड यहाँ पे मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ. ओके, and this f is your frequency. and what is frequency? frequency होता है number of item, कितनी बार रिपीट हुई है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी. इसको हम लोग एक डेटा से करते हैं. लाइक वेजेस दिए गए हैं, वी आर हैविंग अ wages, then we are having a frequency. Okay, ये है 10 20 से 50 तक. वेजेस कितने हैं? 10 20 30 40 and 50. and what is this? this is a x. now frequency कितनी है? 4 5 3 2 5. 4 5 3 2 5. सी, हम लोगों ने पहले मीन किया अनग्रुप्ड डेटा में. अनग्रुप्ड डेटा होता है जहाँ पे डेटा को प्रॉपरली अरेंज नहीं किया होता, रेंडमली हम लोगों को डेटा दिया गया होता है. हम लोगों ने वहाँ पे डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड किया. नाउ द सेम अब हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे ग्रुप्ड डेटा में. ग्रुप्ड डेटा मतलब उन्होंने यहाँ वेजेस की बात की है कि पहला वेज कितना है? 10. एंड फ्रिक्वेंसी होता है कितने पर्सन को इतने वेजेस मिल रहे हैं. 10 वेजेस 10 रुपये कितने लोगों को मिल रहे हैं? 4 बंदों को. सेम केस नेक्स्ट है 20 वेजेस. अब ये 20 वेजेस कितने पर्सन्स को मिल रहे हैं? 5 पर्सन्स को. 30 वेजेस कितने पर्सन को मिल रहे हैं? 3 को. 40 वेजेस कितने को मिल रहे हैं? 2 को. एंड 50 वेजेस कितने को मिल रहे हैं? 5 को. सो ये है हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा. बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? मीन इज इक्वल्स टू योर एफ एक्स. एफ एक्स का मतलब एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स. ओके, f multiplied with x. now 10 into 4 40, 20 into 5 100, ये आ जाएगा 90 and this is your 80 and this is your 250. okay, now अब इस fx को क्या करना है हम लोगों को? add on. fx को add on करो. add on करके आ रहा है 5 60 एंड इस फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करो. दिस फ्रीक्वेंसी इज योर 19. सो फॉर्मूला इज एफ एक्स अपॉन एफ. एफ एक्स कितना आ गया? 560 एंड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास? 19. एंड अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें इट बिकम्स योर 29.47.
दिस इज योर मीन. सो ग्रुप द डेटा में पहला मेथड डायरेक्ट मेथड विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एफ. एफ इज द फ्रिक्वेंसी एंड फ्रिक्वेंसी इज द नंबर दैट शो कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है. यहाँ पे हम लोग वेजेस की बात कर रहे हैं. दैट्स मीन 10 रुपीज़ वेजेस कितने पर्सन को मिल रहे हैं? 4 पर्सन को मिल रहे हैं. 20 रुपीज़ वेजेस कितनों को मिल रहे हैं? 5 पर्सन को मिल रहे हैं. एट द सेम फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 2 80, 50 इंटू 5 250. देन इस पूरे डेटा को ऐड ऑन करके कितना आया? 560. सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माई 560. द सेम केस इज विद योर फ्रिक्वेंसी को ऐड ऑन करो, इट्स 19. तो डिवाइड करने पे इट विल बिकम 29.47. अब ये तो हमारा था डायरेक्ट मेथड. अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड की जगह वी विल डू assumed mean method. Okay. X is equals to a plus summation of fd upon f. ये है हमारे पास क्या, assumed mean method. Let's say now same question, we are having wages and we are having frequency. ये क्या है? x, ये क्या है? f. ये आ गया 10 20 30 40 and 50. The next is 4 5 3 2 5. 4 5 3 2 5. Okay, now अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? सी, मेरे को क्या चाहिए अब? ए. तो ए मैंने पिछले क्वेश्चन पे भी, अनग्रुप्ड क्वेश्चन में भी यही बताया था. हमारा ए क्या होगा? ए क्या होगा? एक्स में से हम लोग एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो मिड वैल्यू होगी. मिड वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 30. सो दैट्स मीन ए क्या है हमारा? 30. नाउ अब हम लोगों को क्या निकालना है? डी. एंड डी निकालने का फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस a. What is x here? 10. And what is a here? Is 30, which is equals to your minus 20. The same case here is minus 10, 0, 10 and 20. Okay, done. हम लोगों को x में से मिड वैल्यू चूज करनी थी जो हमारा assumed mean आना था. उसके बाद हम लोगों ने इस x में से a को माइनस करना था. x is your 10, 10 minus 30 minus 20, then 20 minus 30 minus 10, ऐसे करके हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली. नेक्स्ट इज योर fd. दैट्स मीन फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है d के साथ. फ्रिक्वेंसी कितनी है? 4 मल्टीप्लाइड बाय -20, इट्स बिकम योर -80. सेम 5 इंटू 10 -50, 3 इंटू 0 0, 20 एंड दिस इज 100. अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, दिस इज योर 120 एंड दिस इज योर -130. सो -130 प्लस 120 is equals to your -10. एंड फ्रिक्वेंसी कितनी है? 5 5 10 15 एंड दिस इज योर 19. अब हमारा काम है इस वैल्यूज को पुट करना. What is our assumed mean? Assumed mean is our 30 and FD is our -10 upon 19, which is equals to 30 minus, अगर हम लोग 10 को डिवाइड करें 19 से, इट्स 0.5.
0.52 which is 30 minus 0.52 29.48. So what's your mean here? 29.48. हम लोगों ने पहले डायरेक्ट मेथड किया, अब हम लोगों ने अज्यूम्ड मेथड किया विच इज योर a प्लस एफ डी अपॉन एफ. a क्या होता है? x में से हम लोगों को एक सेंट्रल वैल्यू लेनी है, वो a बन गया. d कैसे निकालना है? x माइनस a करके. x इज योर 10, a इज योर माइनस 30 विच इज योर माइनस 20. सेम केस 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस दिस, ये हम लोगों ने निकाल लिया अपना d. द सेकेंड स्टेप इज योर एफ डी. एफ डी मतलब f मल्टीप्लाइड बाय d. f is 4 and d is minus 20. 4 into minus 20 minus 30, 5 into minus 10 minus 50. So ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली, इन दोनों को ऐड किया तो पॉजिटिव 120 एंड दिस इज माइनस 30. तो इसको कैलकुलेट करके माइनस 10. सो मैंने यहाँ डाल दिया माइनस 10. फ्रिक्वेंसी इज योर 19, ए इज योर 30. कैलकुलेट करने पे 29.48. सो ये था हमारा मीन in the group data. So take some question for practice. मैं यहाँ कुछ questions लिख देती हूँ और उन questions को तुम लोग practice करना both with direct method and with assumed mean method. The first question is number of heads. First question, number of heads, then frequency. नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 0 से लेके 8 तक. 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 2 1946 2 1946 62 47 62 47 then 25 to 2 25 to 2. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट मेथड से भी निकालना है और अज्यूम्ड मेथड से भी निकालना है. और मैं इसका आंसर मेंशन कर देती हूँ. आंसर इज योर 3.15. 3.15 is your answer. So second question, 4 5 6 7 8. We are having a marks 4 5 6 7 8 and we are having a frequency which is your 12 10 18 12 10 18 20 and 24. इसको भी तुम्हें डायरेक्ट मेथड से भी करना है, अज्यूम्ड मेथड से भी करना है एंड इसका आंसर है 6.40. सो ये दो क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिस के मीन पे. और अगर इन दोनों क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. जब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, देन ओनली हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ये था आज हमारा मीन का. और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं मीडियन का. यहाँ पे मैंने सेंट्रल टेंडेंसी समझा दिया. मीन मीडियन मोड. मीन में मैंने यहाँ पे मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा विच इज़ योर xi अपॉन n और सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वही चीज़ क्वेश्चन नंबर 1 था 27 11 17 19 21. और ग्रुप्ड डेटा नहीं है, ये अनग्रुप्ड डेटा है. इसमें सभी नंबर्स को ऐड ऑन किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से.
देन ग्रुप्ड डेटा का एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये हमारे पास डेटा दिया गया है और इसको मैंने नीचे क्वेश्चन को सॉल्व किया है. नाउ व्हाट इज मीडियन? ओके, सो आई होप मीन क्लियर होगा. इसके बाद वी आर हैविंग अ मीडियन एंड देन वी आर हैविंग अ मोड. चलो मीडियन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए तुम लोग मीन को रिवाइज करो. जो मैंने क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिए हैं वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. अगर उन क्वेश्चंस में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, सो दैट नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने से पहले, मीडियन कंटिन्यू करने से पहले हम लोग अपना मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले और जितनी भी क्वेरीज होंगी उसको ख़त्म कर ले. सो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.